हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बर्बाद है, इसलिए न्याय नहीं है इस समाज में। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की ही बलिहारी है कि बड़ा बड़ा करप्शन करने वालों को भी जमानत मिल जाती है और 100, 200, 500 रुपए की घूस लेने वालों को जेल के अंदर कर दिया जाता है। जो 960 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं उनको जमानत मिलती है और जो बेचारा 150 रुपए का घोटाला करे उसको जेल के अंदर कर देते हैं। आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में इतने करोड़ों के घोटाले हुए हैं पिछले 7-8 साल में, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं पिछले 7 साल में। रिकॉर्ड कायम हुआ है, कभी नहीं हुआ जो रिकॉर्ड, वो अब कायम हुआ है। और 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले लोग जिंदा हैं, उनमें से सब नहीं मरे हैं, 2-1 मर गए हैं, बाकी सब जिंदा हैं, लेकिन उनको जेल नहीं हो रही है। सब छूटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं और उनमें से कई लोग तो शायद इस बार इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी न्याय पद्धति बेकार है, जिसमें बड़े बड़े करप्शन करने वालों को खुली छूट है, माने बड़े बड़े मगरमच्छों को खुली छूट है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा के बैठे हुए। तो ये न्याय की पद्धति ठीक नहीं है, क्योंकि ये अन्याय करती है। और ये न्याय की पद्धति ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको कायम किया है। आपको मालूम नहीं है, अंग्रेजों के ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन करते थे। अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे इस देश में। और अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे तो उस करप्शन में से छूटने के लिए भी वो रास्ते बना के रखते थे। तो हर किए हुए करप्शन में से छूटने का रास्ता बनाकर रखने के लिए कानून ऐसे लचर बनाते थे जो हर एक को छोड़ने का रास्ता देता था। एक सबसे करप्ट ऑफिसर था अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव, उसको कभी कोई सजा नहीं हुई क्योंकि कानून इस तरह के बनाए थे। एक और करप्ट ऑफिसर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। और करप्ट होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था डायर, उसको कभी सजा नहीं हुई। करप्ट होने के साथ साथ अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून ऐसे लचर थे। हर एक ऑफिसर अंग्रेजों का छूट जाता था, कभी भी उस कानून के चक्कर में नहीं आता था। बेचारे सीधे साधे हिंदुस्तानी उसमें मारे जाते थे क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई थी। और मैकॉले ने बनाया था इस देश में आईपीसी का कानून, जिसके आधार पर चलता है हिंदुस्तान का न्यायालय। इंडियन पीनल कोड मैकॉले का बनाया हुआ है। और मैकॉले जब इस कानून को बना रहा था तो अक्सर एक बात कहा करता था वो कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूं जिसके लागू होने के बाद हिंदुस्तानी लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। वो खुद कहता था इस बात। तो क्या होगा? हिंदुस्तान के लोग मुकदमे दर मुकदमे लड़ते रहेंगे लेकिन कभी न्याय नहीं मिलेगा किसी को। मुकदमों के फैसले होते रहेंगे लेकिन न्याय कभी किसी को नहीं मिलेगा। और वो कितना कुटिल आदमी था, वो कहा करता था कि जिस समाज में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाता है वो समाज खंड खंड टूट जाता है। अन्याय जब ज्यादा बढ़ता है किसी समाज में, वही समाज सबसे जल्दी टूटता है। तो वो कहता था कि अन्याय जितना बढ़े अंग्रेजों को उतना ही अच्छा। इसके लिए उसने बनाया था आईपीसी, बनाया था सीआरपीसी, बनाया था सीपीसी, और वही इस देश में चल रहा है आजादी के 50 साल के बाद भी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अक्सर मुझको कहा करते थे कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय नहीं मिलता। अभी भी ऐसी गुलामी है दिमाग में बैठी हुई कि जो कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो कभी न्याय नहीं मिलता। वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है। गलती से वो हिंदुस्तान में पैदा हो गई हैं, हाँ, नहीं तो वो सब यही कामना करते होंगे कि हम पैदा होते इंग्लैंड में या अमेरिका में या यूरोप में। गलती से भगवान ने उनको यहां भेज दिया क्योंकि अंग्रेजों का गुणगान करने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलता कभी भी। तो मैं उन लोगों का जवाब देने के लिए अक्सर एक घटना सुनाता हूं छोटी सी, कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों की न्याय पद्धति नहीं थी इस देश में, तो कैसा न्याय मिलता था हिंदुस्तान के लोगों को, और जब अंग्रेज आए तो कौन सा अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर। हमारे देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो बहुत बड़े बड़े न्यायप्रिय राजा हुए हैं। सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा माना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में कि उसका पूरा का पूरा समय गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था। उसका कारण जानते हैं क्या? दो गंभीर बातें हैं जो समझिए। चंद्रगुप्त का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस पूरे पीरियड में हिंदुस्तान के लोगों पर टैक्स सबसे कम था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की एक पॉलिसी थी। चाणक्य बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, कम लोग जानते हैं इस बात को। तो चाणक्य की क्या पॉलिसी थी अर्थशास्त्र की? दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़ाई नहीं जाती। वो रॉबिन्सन पढ़ाए जाते हैं, एडम स्मिथ पढ़ाए जाते हैं, फलाने डिमा के सब पढ़ते हैं, लेकिन चाणक्य कभी नहीं पढ़ाया जाता हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र। सारे विदेशियों का इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते हैं, और उसको मैं अर्थशास्त्र नहीं कहता, अनर्थशास्त्र कहता हूं, जो विदेशियों का हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। चाणक्य जो सही में अर्थशास्त्री था, उसको कोई नहीं पढ़ता और नहीं पढ़ाता, क्योंकि सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ है, सिलेबस उनका बनाया हुआ है। हम हैं हिंदुस्तानी, पढ़ते हैं स्मिथ के बारे में, स्मिथ हुआ होगा, मर गया होगा, मरा होगा, हमसे क्या लेना देना स्मिथ के बारे में हम पढ़ें? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए, नहीं होता। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता था? चाणक्य कहता था कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो कहता था कि टैक्स का रेट जितना कम होगा, रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही बढ़ेगा। ये बात आप लागू करके देखिए कि टैक्स की दर जितनी कम होती है, टैक्स की अर्निंग उतनी ही बढ़ जाती है। हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, 97% वाला जब इनकम टैक्स लगता था तो टैक्स कलेक्शन होता था मुश्किल से 1000 करोड़, 500 करोड़। अब वो 97% वाला घटा के 30% कर दिया है, तो अब टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स में 20,000 करोड़। देख लीजिए आप, कितना बड़ा अर्थशास्त्री था चाणक्य, उसका सत्य सिद्ध कर लीजिए आप। हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री हुआ जम्मू कश्मीर में, उसका नाम था गुलाम बख्शी। एक बार उसने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ के अपने राज्य में लागू किया। उसने क्या किया कि टैक्सेशन का रेट बहुत कम कर दिया और एक फ्लैट रेट कर दिया टैक्स का 10%। उस जमाने में भी जम्मू कश्मीर में 30% के आसपास टैक्स रेट था, उसको भी घटा दिया, 10% कर दिया। बहुत लोगों ने उसकी आलोचना की और कहते थे कि ये डुबो देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 1 साल तक उसने कहा कि इसको चालू रखूंगा मैं, कम से कम एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखूं। चाणक्य अगर कहता था तो उसका सत्य कितना है ये अंदाजा तो मुझे लगे। तो जैसे ही उसने 30% से 10% किया, जानते हैं उसका रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ गया? 300 टाइम्स। जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था 30% के टैक्स रेट पर, उससे 300 गुना ज्यादा रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया 10% के रेट पर। और वो 10% से अगर 5% कर दिया होता तो शायद 400 टाइम्स हो जाता। तो चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया में कौन होगा? तो इसलिए चंद्रगुप्त का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है। और एक दूसरा कारण और था कि चंद्रगुप्त के समय में न्याय बहुत जल्दी मिलता था, देर नहीं लगती थी न्याय मिलने में। तो कितनी जल्दी न्याय मिलता था और कैसी थी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान की, उसका अंदाजा लगाइए। एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का हुआ? एक बच्चा था, 2 महिलाएं थीं। एक महिला कहती थी मेरा बेटा, दूसरी महिला कहती थी मेरा बेटा। यह मुकदमा राजा के दरबार में गया। चंद्रगुप्त ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई और जुडिशियल काउंसिल के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। उस जमाने में क्या होता था? वकील नहीं होते थे, हर व्यक्ति को अपना मुकदमा पेश करना होता था। वादी खुद अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था। यह वकीलों का सिस्टम तो अंग्रेज लेकर आए इस देश में, हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए। आप जरा सोचिए कि मुकदमा आपको लड़ना, वकील क्या करेगा? अन्याय आपके साथ हुआ, वकील क्या करेगा? आपको चूसेगा जोंक की तरह से। यह अंग्रेजों की व्यवस्था है। हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में वकील की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? ऐसा माना जाता है कि वकील इंटरप्रिटेशन करता। और मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं, मेरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगे हुए हैं कि एक भी वकील मेरे साथ आता नहीं। वो कहता है कि राजीव भाई आप जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो हम कभी नहीं कर सकते उसको कोर्ट में।
और एक बार मुझे खुद कहा कोर्ट में एक न्यायाधीश ने, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, उन्होंने कहा कि तुम क्या बेवकूफी के काम कर रहे हो, तुम पहले किसी वकील को समझाओगे, अपना पूरा केस बताओगे, हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है 25% उसको समझ में आए, फिर वो मुझको समझाएगा, तो तुम सीधा मुझको क्यों नहीं समझा देते अपना केस? ये बिचौलिया कहां को ला रहे हो? मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कर रहे हैं, हम सीधे हमारा केस क्यों नहीं समझा सकते कोर्ट में जाके? काहे तो ये वकीलों की दलाली बीच में है। और महात्मा गांधी इस प्रोफेशन को सबसे घटिया मानते थे, सबसे रद्दी मानते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में वकीलों की जमात जल्दी जल्दी खत्म कर दी जाए, उतना ही अच्छा देश के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नहीं करते, दलाली खाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, सत्य को गलत सिद्ध कर देते हैं, गलत को सत्य सिद्ध कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब बताइए कि जो आदमी सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर रहा है, वो आपको न्याय कैसे दिलवा सकता है? वो तो धंधा कर रहा है अपना। और हम फंस गए हैं ऐसे चंगुलों में। पहले तो मैं कहता था कि अंग्रेजी लूटने वाले थे, फिर ये अंग्रेज एक और जमात खड़ी कर गए हमको लूटने के लिए। तो चंद्रगुप्त के जमाने में न वादी की जरूरत होती, न वकील की जरूरत होती, वादी अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था, और वही न्याय की सबसे अच्छी व्यवस्था है, ये जान लीजिए। जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, वो जितने अच्छे से अपनी बात कह सकता है, उतने अच्छे से कोई दूसरा वकील नहीं कह सकता। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जो दर्द उसके दिल में होगा अपनी बात कहने के लिए, वो कभी वकील नहीं कहेगा। ठंडे दिल दिमाग से वो कहता रहेगा, जैसे रोबोट मशीन होती है। आदमी के रिश्ते रोबोट मशीन जैसे नहीं होते हैं, उसमें संवेदनाएं होती हैं, गर्माहट होती है। लेकिन हिंदुस्तान का सत्यानाश किया अंग्रेजों ने ये वकीलों की जमात खड़ी करके। और वो वकीलों की जमात क्यों खड़ी की? क्योंकि उनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कराने थे। तो वो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था ऐसी है जो खून पीती है हमारा, कभी न्याय नहीं मिलता। और ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए कि हिंदुस्तानी न्याय पद्धति कैसी थी, कितनी मजबूत थी। तो जब दो महिलाओं को खड़ा कर दिया कोर्ट में, राजा ने कहा कि तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। एक महिला खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया बच्चा उसका। फिर दूसरी महिला को कहा कि अब तुम सिद्ध कर दो कि ये बच्चा तुम्हारा। दूसरी भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया। राजा धर्म संकट में पड़ गया कि दोनों कहती हैं कि बच्चा उसका है, सच्चाई क्या है? असली मां कौन है, नकली मां कौन है? तो असली मां और नकली मां का पता लगाने के लिए उसने क्या किया, एक तलवार मंगाई और कहा कि बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए उसने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली मां अपनी आंखों के सामने किसी बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने क्या किया, नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। अब आप इसी मुकदमे को लेकर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, या चले जाइए हाई कोर्ट में, या चले जाइए लोअर कोर्ट में, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे। यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है, कौन नकली मां है। और हो सकता है असली मां भी मर जाए, नकली मां भी मर जाए, मुकदमा चलता रहेगा। तो आप अंदाजा करिए कि जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारी न्याय पद्धति कैसी थी। 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। और आप एक दूसरी बात भी जानते हैं, अगर आपको समय पर न्याय नहीं मिलता तो आपके साथ अन्याय हो रहा है।